हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंशन टेस्ट रिजल्ट ऑफ माइल्ड स्टील। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करके रखी है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं। यूटीएम मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके हेल्प से हम टेंशन टेस्ट हो, कंप्रेशन टेस्ट हो, शियर टेस्ट हो, फ्लेक्सर टेस्ट हो और भी बहुत सारे टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो स्पेसिमेन है, किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेसिमेन का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लेंगे और उस स्पेसिमेन का हमारा जो डायमेंशन होगा उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, कैसे हम उसके डायमेंशन को चूज करेंगे। तो उसके लिए हम अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल के अकॉर्डिंग ASTM, इसके अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड हैं। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन को चूज करते हैं अपने स्पेसिमेन के। जैसे कि हमारा जो स्पेसिमेन होगा वो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड के फॉर्म में होता है। वो कुछ ऐसा रहेगा आपका जो स्पेसिमेन होगा। सपोज ये आपका एक स्पेसिमेन है और यहाँ पे आपके थ्रेड्स होते हैं। ये जो थ्रेड्स होते हैं इसको यूटीएम मशीन में हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। सपोज ये आपका स्पेसिमेन है और ये स्लॉट है यूटीएम मशीन का। इसको स्लॉट के अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया और इसको हमने क्लैंप कर दिया। ठीक है, क्लैंप इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे स्लिपिंग ना हो जो हमारा स्पेसिमेन है और यूटीएम मशीन का जो स्लॉट है जब हम लोड अप्लाई करें। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे थ्रेड्स होते हैं और प्रॉपर हम क्लैंप कर देते हैं। अब आप ये पोर्शन तो क्लैंप हो गया, तो ये जो पोर्शन बच रहा है ये दिस मच, इसको हम बोलते हैं गेज लेंथ। गेज लेंथ जो हम एक्सटेंशन को मेजरमेंट करते हैं लोड अप्लाई करने के बाद, जो वहाँ पे एक्सटेंशन मेजरमेंट होता है, स्ट्रेन मेजरमेंट करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंसोमीटर हम मेजर करते हैं। जो एक्सटेंसोमीटर है वो एक ऐसी डिवाइस है वो स्ट्रेन को मेजर करती है। ठीक है, तो वो जो मेजरमेंट होगा हमारा इतने एरिया पे होगा, इसके लिए इसीलिए इसको हम बोलते हैं गेज लेंथ। ठीक है, और गेज लेंथ का आपका फॉर्मूला होता है ASTM के अकॉर्डिंग, गेज लेंथ इक्वल टू 5.65 अंडर रूट A0। A0 मीन्स ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये IAS के एग्जाम में और बहुत सारे AE और JEE के एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे पूछता है गेज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है MCQ क्वेश्चंस में, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेकंड ये कि जो हमारा स्पेसिमेन होगा अकॉर्डिंग टू ASTM, उसका जो डायमेंशन होगा उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा। जैसे कि जो हम लेंथ यूज करते हैं, लेंथ होता है हमारा 2 इंच का और जो हमारा डाया होगा वो होगा आपका 0.5 इंच का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो L/D का रेशियो होगा दैट इज 4। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपका, ये रेशियो एग्जाम में पूछ सकता है और गेज लेंथ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमारा टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारा जो स्पेसिमेन है उसका क्या क्राइटेरिया है। अब सपोज हमने क्या किया, जो हमारा स्पेसिमेन है उसको हमने इंस्टॉल कर दिया यूटीएम मशीन में और हम ग्रेजुअली टेंसाइल लोड वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोड अप्लाई करते हैं तो जो हमारा यूटीएम मशीन में एक स्क्रीन इंस्टॉल होता है, उस स्क्रीन में ये कर्व फॉर्म होते हैं और ये कर्व फॉर्म होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व इसीलिए इसको कहते हैं। और ये जो कर्व फॉर्म होता है इसी कर्व को हम स्टडी करते हैं, इसमें जो वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं और यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे ही हम लोड अप्लाई किए, अब लोड अप्लाई करेंगे तो टेंडेंसी क्या होगी मटेरियल को डिफॉर्म होने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, मटेरियल में स्ट्रेन आएगा। ठीक है, और उस स्ट्रेन के करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो जैसे ही लोड अप्लाई हुआ इनिशियली वहां पे देखा गया कि एट सर्टेन डिस्टेंस, सपोज एट दिस अप टू पॉइंट A, जो हमारा कर्व था वो कर्व लीनियर था। ठीक है, कर्व लीनियर था अप टू पॉइंट A, इसीलिए पॉइंट A को बोला गया प्रोपोर्शनल लिमिट। लीनियर है तो लीनियर में क्या होगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अप टू पॉइंट A को बोला गया प्रोपोर्शनल लिमिट और कर्व OA इज लीनियर। ये चीजें क्लियर हो गई। सेकंड ये कि जो हमारा हुक्स लॉ होता है, जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस कर्व में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपका जो हुक्स लॉ है वो किस पॉइंट तक वैलिड होता है। तो हुक्स लॉ जहां तक हमारा कर्व लीनियर होता है वहीं तक वैलिड होता है,
तो हम ये कह सकते हैं हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में। इलास्टिक लिमिट इज डिफरेंट थिंग, अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हुक्स लॉ हो गया हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, पॉइंट इज बी। जैसे कि हमारा जो लीनियर कर्व था वो तो हमने देख लिया, अब हमारा कर्व नॉन लीनियर बिहेवियर का होगा, उसका जो फॉर्म हो रहा है वो नॉन लीनियर है, वो लीनियर नहीं है। ए के बाद जो भी कर्व है वो नॉन लीनियर है। तो पॉइंट बी को पर्टिकुलर क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि ये देखा गया कि जैसे ही पॉइंट बी पे हम अनलोड करते हैं, लोडिंग कंडीशन को क्लोज करते हैं, तो हमारा जो स्पेसिमेन में जो स्ट्रेन रहता है वो कंप्लीटली क्या होता है, रिलीज हो जाता है, मटेरियल आपका ओरिजिनल शेप में रिगेन हो जाता है। ठीक है, तो बी पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बी को हमने बोला इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहां से अनलोडिंग करने पे मटेरियल ओरिजिनल शेप में रिगेन कर लेता है, तो बी हो गया आपका इलास्टिक लिमिट। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता है, और एक पॉइंट आता है आपका सी डैश, आफ्टर दैट सी पॉइंट। यहां पे क्या हुआ, जैसे कर्व ऐसे ऊपर गया, फिर सडनली वो ड्रॉप किया, कर्व ड्रॉप किया, और फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ, और देन अगेन जो है कर्व लिफ्ट किया। अब ये सब क्या है, फिनोमिना है। जैसे कि हमारा स्ट्रेस यहाँ पे हुआ सी डैश पे, और जब कर्व फॉल हुआ, मतलब हमारा स्ट्रेस फॉल किया, पहले तो स्ट्रेस कैरी किया फिर फॉल किया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका स्टील है, स्टील क्या है, एक एलॉय मटेरियल है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिलके स्टील बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मैग्नीज हो गया, कार्बन हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील के। जो आपका कार्बन है, तो इसमें जो कार्बन के एटम है ये स्लिपिंग होती है। ठीक है, तो जो स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम है, इसी के कारण क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल फॉल करता है। यहाँ पे हमने ये मेंशन भी किया है, द फॉल ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम सी डैश टू सी इज ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये कार्बन एटम के जो स्लिपिंग कंडीशन है, ठीक है, उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस फॉल कर रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ जब स्ट्रेस फॉल कर गया, चलो ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली सी टू डी स्ट्रेन आपको कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, बट स्ट्रेस कांस्टेंट है, स्ट्रेस कांस्टेंट है, यहाँ पे स्ट्रेस कैरी नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए C2D को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन कहते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, स्ट्रेस नहीं हो रहा है। एक कंक्लूजन और निकल के आता है कि जब आपका स्ट्रेन फ्रीली अकर हो, वहां पे कोई रेजिस्टेंस ना हो, उस केस में आपका स्ट्रेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या स्ट्रेस को हम जीरो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे C डैश और C, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, C डैश को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और C पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। अब यहाँ पे दो यील्ड पॉइंट है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है और क्वेश्चन भी राइज होता है कि किस यील्ड पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे फॉर डिजाइन पर्पज। तो जब हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं, उस केस में जो हमारा डिजाइन यील्ड पॉइंट होता है वो होता है लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट मीन्स हम सी पॉइंट को ही यील्ड पॉइंट कहते हैं, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस माइल्ड स्टील के केस में आपका होता है आपका 250 मेगा पास्कल, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद डी पॉइंट के बाद क्या होता है, स्ट्रेस लेवल फिर से बढ़ने लगता है, मटेरियल रेजिस्ट करने लगता है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ते बढ़ते आपका ई पॉइंट पे आया। ई को हम अल्टीमेट पॉइंट क्यों कह रहे हैं, ई अल्टीमेट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ई पे जो स्ट्रेस लेवल होगा वो पूरे ग्राफ में सबसे मैक्सिमम होगा, इसीलिए ई को हम अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। और एक क्वेश्चन है कि ये जो डी टू ई रीजन है, डी टू ई रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। डी टू ई रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, बट जब हम स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात करते हैं तो वहां पे इस रीजन का हम यूज नहीं करते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ दो चीजों से मतलब है, एक तो आपका यील्ड स्ट्रेस कितना है, और सेकेंड आपका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है। ठीक है, अभी हम बाद में बताएंगे कि हम डिजाइन के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस क्यों नहीं लेते हैं, क्यों हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं माइल्ड स्टील के केस में। ठीक है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, बट इस रीजन को हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं, जो कि यूज नहीं होता स्ट्रक्चरल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड आपका ई अल्टीमेट पॉइंट है। अगर इसके करेस्पॉन्डिंग हम माइल्ड स्टील की बात करें तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस लेवल होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस एफ यू, दैट इज ये कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 400 मेगा पास्कल के आसपास होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेस 400 मेगा पास्कल का। सेकेंड क्या होता है,
अब आपका अल्टीमेट स्ट्रेस अचीव हो गया, फिर स्ट्रेस लेवल फॉल करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ई टू एफ रीजन है इसको हम बोलते हैं नेकिंग रीजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, मटेरियल तो आपका यहीं से डिफॉर्म होना स्टार्ट हुआ, एल्डिंग के बाद से मटेरियल कंप्लीटली डिफॉर्म हो रहा है, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज को आप ऐसे एज्यूम करिए, जब आप किसी चीज को पुल करते हैं तो खींचते हुए जाता है, फिर क्या होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होने लगता है। तो यहाँ पे आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था स्पेसिमेन का वो रैपिडली रिड्यूस हो रहा है, तो नेकिंग हो रहा है। जैसे कि सपोज हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये था, अब यहाँ से रिड्यूस होकर ये नेक फॉर्म हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नेकिंग रीजन। क्रॉस सेक्शनल एरिया रैपिडली रिड्यूस कर रहा है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जब रिड्यूस कर जाएगा तो क्या होगा, आपका मटेरियल फेल कर जाएगा या ब्रेक कर जाएगा। तो पॉइंट एफ को हमने कहा फ्रैक्चर पॉइंट। यहां पे आपका क्या हुआ, जो स्पेसिमेन था वो फेल हो गया। अब ये सारी चीजें हमने समझ लिया, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारी चीजों को। अब हम सेकंड ये बात करेंगे, स्ट्रेन हमने यहाँ पे जो नोट किया हुआ है, स्ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्ट्रेन का ही मेजरमेंट करते हैं। अब जैसे कि जब आपके मटेरियल में इल्डिंग स्टार्ट हुआ या इल्डिंग हुआ, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे आपका स्ट्रेन कितना था। तो जब हमारा इल्डिंग जहां से हुआ वहां पे स्ट्रेन आपका था 0.12%। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड, जो आपका पॉइंट डी है, मतलब जो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जहां तक हुआ C2D, एट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंडिंग कितना स्ट्रेन था, 1.4%। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो प्लास्टिक स्ट्रेन है दैट इज 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। जैसे 1.4% है, ये 0.12% है, तो वही 10 to 15 टाइम्स हो रहा है, ये भी क्वेश्चन फॉर्म होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस लेवल अचीव हुआ उस समय आपका स्ट्रेन कितना था। उस समय जो हमारा स्ट्रेन होता है दैट इज 10 to 15% के आसपास होता है। नियर अबाउट हमने 12% यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एग्जाम में 10 to 15% वैल्यू दे सकता है, 10% भी दे सकता है, 15% भी दे सकता है और 12% भी दे सकता है। तो ये अप्रोक्सीमेट हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस अचीव हुआ उस टाइम हमारा जो स्ट्रेन था वो 12% था। सेकेंड, ये जब आपका मटेरियल फेल हुआ उस समय कितना स्ट्रेन था। उस समय आपका जो स्ट्रेन था वो 25 to 30% के बीच में था, ठीक है। तो ये स्ट्रेन का मेजरमेंट हो गया। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो डक्टाइल है या ब्रिटिल है। इसके केस में एक डेफिनेशन है, जैसे कि जो आपका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है, व्हेन द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज मोर देन 5%, जब 5% से ज़्यादा पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन हो तो उस केस में हम जो भी हमारा स्पेसिमेन होगा उसको हम बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, कि हमारा स्पेसिमेन डक्टाइल है। और अगर जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है अगर वो 5% से कम हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटिल मटेरियल, ठीक है। तो ये इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो है मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटिल है। अल्टीमेटली हमारा डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट होता है, डक्टिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको बताइए। तो ये चीजें हो गई। सेकेंड, हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जैसे जो कार्बन का परसेंटेज है, कार्बन का परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मटेरियल में। जैसे कि अगर हम स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर दें तो उसकी जो डक्टिलिटी है वो रिड्यूस कर जाती है, ठीक है, उसकी ब्रिटलनेस बढ़ने लगती है। और अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को रिड्यूस कर दें तो आपकी डक्टिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो आपका जो ये फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन पे, ठीक है। एक चीज ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लास्ट आपको बताना चाहते हैं कि जो हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम माइल्ड स्टील के केस में किस स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं। तो जब हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हम यील्ड स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं कि आपका यील्ड स्ट्रेस कितना है, उसी को हम लेंगे डिजाइन के टर्म में। यही आपका जब ब्रिटिल मटेरियल होता है, ब्रिटिल मटेरियल के केस में जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है उसको एज हम डिजाइन स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। उसका रीजन है कि यहाँ पे आप देखेंगे माइल्ड स्टील के केस में इस पॉइंट के बाद आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है इसी के कारण जो आपका यील्ड स्ट्रेस था उसी को हम कंसीडर करते हैं डिजाइन स्ट्रेस के। और अल्टीमेट जो ब्रिटिल मटेरियल की बात करते हैं तो ब्रिटिल मटेरियल में आप देखोगे वहां पे सडनली आपका क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस लेवल
अचीव होता है, आफ्टर दैट आपका मटेरियल फेल हो जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं रहता है, 5% से कम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पे जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उसको यूज करते हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेकेंड बताना चाहेंगे, ये कर्व आपका क्या है, इंजीनियरिंग कर्व है, ये हमने बता दिया। अगर यही कर्व आपका सॉरी ट्रू कर्व होता तो ये ग्राफ कैसा होता, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता या घटता। ये हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का, वहां पे अगर आप देखे होंगे तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जब हम टेंशन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, रिड्यूस करता है। तो अगर हम ट्रू स्ट्रेस की बात करेंगे तो ट्रू स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग हमें एक्चुअल एरिया को मेंशन करना होता है। एक्चुअल एरिया क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो स्ट्रेस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हम जब ट्रू स्ट्रेस की बात करेंगे, ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन की, तो आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा शो होगा, जैसे कि वो कुछ ऐसा जाएगा, ये आपका होगा ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि जो हम स्टडी करते हैं जनरली, आप हर जगह देखे होंगे बुक में, तो ये हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन का कर्व हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल रहा हमारा टेंशन टेस्ट रिजल्ट ऑफ द माइल्ड स्टील। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो माइल्ड स्टील है, जैसे कि एल्युमिनियम है और ब्रिटिल मटेरियल है, उसके उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा उसको डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।